आज हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चेक वेदर द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब इज 1 1 और नॉट। ये 1 1 है क्योंकि हमारे पास कंडीशन होती है कि भाई एफ एक्स वन इज इक्वल टू में एफ एक्स टू रखो, सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करने पे अगर एक्स वन एक्स टू इक्वल आ जाते हैं तो ये 1 1 कहलाएगा। फिर जो इसका जो सेकंड पार्ट है और में, उस और में इन्होंने पूछा है हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन ए सेट ए हुज एन ए इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3 है। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस में n, बस आप n की वैल्यू 3 पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। यानी कि 3 का स्क्वेयर 9, 9 माइनस 3 6 और 2 की पावर 6 आपका आंसर होगा। याद रख लेना हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला होगा 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस n। अब सेकंड है ए रिलेशन आर इन S इज इक्वल टू 1 to 3 इज डिफाइंड एज R। ये हमें एक रिलेशन दे रखा है और ये कहता है कि विच एलिमेंट ऑफ रिलेशन R बी रिमूव्ड टू मेक R एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मुझे इसको इक्विवेलेंस बनाना है तो हम किस एलिमेंट को रिमूव करें? हम 1, 2 को रिमूव कर देंगे क्योंकि 1, 2 तो है हमारे पास और इसका जो सिमेट्रिक एलिमेंट है 2, 1 इसके अंदर नहीं है, इसलिए अगर हम इसको हटा दें तो जो बचेगा वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इसमें आंसर होगा 1, 2 शुड बी रिमूव्ड। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये पूछा है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी रूट ए इक्वल टू बी इज ए फंक्शन और नॉट। ये फंक्शन है या नहीं है? तो हम इसमें ये लिखेंगे कि सिंस रूट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बिलोंग्स टू -a, 0, यानी -∞, 0। -∞, 0 में जितनी भी वैल्यू होती है वो सब नेगेटिव होती हैं और नेगेटिव केस के लिए रूट ए नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि इसमें फिर अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू आने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, रियल नंबर नहीं होगा। इसीलिए रूट ए इक्वल टू बी इज नॉट ए फंक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ओवर 3 क्रॉस n एंड m क्रॉस n 5 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स 5a - 3b। सिंपल सी चीज़ है, जब तक ऑर्डर इक्वल नहीं होते आपका सॉल्यूशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। अब सब्ट्रैक्शन हो रही है तो ऑर्डर शुड बी इक्वल, इसका मतलब जो 3 है वो m के इक्वल होना चाहिए और जो n है वो 5 के इक्वल होना चाहिए। यही हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिस एंड दिस। अब हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो आएगा 3 क्रॉस 5, क्योंकि 3 क्रॉस 5 तभी आपका पॉसिबल है। फिर हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया उसके अंदर ये है कि गिवन डेट, मैंने सेकंड वाला पार्ट किया इसके अंदर, गिवन डेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 गिवन है और n की वैल्यू 3 गिवन है। फॉर्मूले के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू -4 का की जो पावर होगी वो 3 हो जाएगी क्योंकि n-1 3 -1 पावर होगी इसकी। तो 16 आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें ये कहता है कि A इज इक्वल टू में एक मैट्रिक्स है Aij, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -7, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये याद रखना, जब A11 A21 और A12 A22 और A13 A23, यानी कि एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये 1 1 है, ये 1 2 है और ये 1 3, यानी कि फर्स्ट रो के अलोंग जब हम किसी भी मैट्रिक्स का एक्सपेंशन करते हैं तो ये आपके कोफैक्टर आते हैं A21 A22 और A23 और ये डिटरमिनेंट कहलाता है। अब डिटरमिनेंट हमें -7 गिवन है, इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो -7 ही होगा। सेवंथ के अंदर हमें ये दे रखा है कि भाई e की x1 माइनस कोट एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x dx, हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है, e की x वाले क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन देखना होता है और एक उसका डेरिवेटिव। अब 1 माइनस कोट एक्स को एक फंक्शन मान लो
उसका डेरिवेटिव कोशिकेंट स्क्वायर है। तो हमारे पास जैसे ये करके दिखा रखा है मैंने, ए की एक्स 1 माइनस कोट एक्स को एफ एक्स माना, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर रहा। ये साइड में मैंने बता रखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोट एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोशिकेंट स्क्वायर एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में ई की एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स 1 माइनस कोट एक्स है, बस वही रख देना। और जो इसका सेकंड वाला पार्ट है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ये एक ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन वो होता है जब हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दे और नेगेटिव कॉमन बाहर आ जाए। तो ये ओड फंक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, 0। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कहते हैं कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस एंड लाइंस x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस, ये देखो फिगर बना रखा मैंने, अलोंग एक्स एक्सिस पैराबोला ले लिया, x इज इक्वल टू -1, ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन, और ये कहते हैं कि x एक्सिस का यूज़ करके। तो हम देखते हैं कि कॉमन सिर्फ ये एरिया आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कॉमन जो एरिया आएगा एक्चुअली में क्या है कि इस एरिया को छोड़ करके जो बैक में बचेगा, क्योंकि इसने -1 और +1 के बीच का बोल रखा है ना, तो वो ये एरिया ज़्यादा कॉमन आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल बना, पहले तो रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ आ जाएगी यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1, तो टोटल लेंथ 2 हो जाएगी, और जो ब्रेड्थ है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो y है आपके पास 1 पे 1 आ रहा है। 1 पे 1 कैसे आया कि जो लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1, वो पैराबोला की इक्वेशन में पुट करके आप वैल्यू निकाल लो। अब जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा। दूसरा एरिया हम कैसे निकालेंगे, लिमिट 0 से 1 ले करके y dx करके, y जो होगा वो पैराबोला का होगा, क्योंकि पैराबोला से नीचे का एरिया हमें निकालना है, और ये 0 से 1 इसकी लिमिट हो गई। 0 से 1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन था, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर रखी, उसका इंटीग्रेशन x के 3/3 आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके 1/3 आ गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से कॉमन एरिया जो लाइन का और पैराबोला का है वो हटा दिया, तो ये बैकवर्ड वाला बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमेशा 0 होते हैं। ध्यान रखना ये दो चीज़ें होती हैं, जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितना ऑर्डर होता है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 होते हैं। और दूसरा जो इसके अंदर पार्ट था, सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, उसमें ये पूछता है कि फॉर व्हाट वैल्यू इन द फॉलोइंग ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बन सकती है जब x³ और y³ हो जाए, तो इसलिए एन की वैल्यू 3 आंसर होगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू -3/4। अपोजिट यूनिट वेक्टर बनाना है और अपोजिट डायरेक्शन बनाना है, तो सबसे पहले इसका साइन चेंज कर देना, और यूनिट वेक्टर के लिए इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, यानी कि 3/4 का स्क्वायर उसका अंडर रूट करके 3/4 ही आएगा, 3/4 से 3/4 को डिवाइड कर देना, जी आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। फिर 11th में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स 2i एंड -3j, 2i एंड -3j। अब हमारे पास 11th में ये है, एरिया जो ट्रायंगल होता है वो हाफ a क्रॉस b का डिटरमिनेंट होता है। अब हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, एक a वेक्टर दे रखा है, दूसरा b दे रखा है, दोनों का डिटरमिनेंट वो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। क्रॉस प्रोडक्ट आप या तो डिटरमिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली देखो 2 × में -3 -6 और i क्रॉस j जो होता है वो k के इक्वल होता है, तो ये माइनस का 6 किया गया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होगा कि जो इसका कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, होल अंडर रूट कर दो, तो वो 6 ही आ जाएगा, और अपॉन में 2 करके 3 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12th है आपका, 12th में हमें ये करना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स a एंड b गिवन दैट a + b का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है a + b का वो 1 दे रखा है, हमें एंगल निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो a + b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 होगा, क्योंकि टोटल वैल्यू 1 दे रखी है। फिर a + b डॉट a + b लिख सकता हूँ मैं इसको इक्वल टू 1। इन दोनों को प्रोडक्ट करो, a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, a डॉट b फिर b डॉट a मिल करके 2a डॉट b हो जाएगा, और b डॉट b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर दे रखे थे दोनों हमें, तो ये b1 उधर जा करके -1 हो गए, एक कैंसिल हो गया, सिर्फ -1 बचा। यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये a डॉट b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। a डॉट b की वैल्यू -1/2 आ गई,
अब cos थीटा का फॉर्मूला होता है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब हमारे पास a डॉट बी की वैल्यू -1/2 है, यूनिट वेक्टर होने की वजह से इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा और 1 होने की वजह से ये -1/2। अब -1/2 आने के बाद अब थीटा की जो वैल्यू आएगी, एक तो नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई में से माइनस करेंगे, किस एंगल को माइनस करेंगे, π/3 को, क्योंकि कोस π/3 1/2 होता है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2π/3। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें कहते हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द YZ प्लेन। YZ प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो नॉर्मल टू YZ प्लेन वुड बी x एक्सिस। अगर YZ प्लेन बोला है और उसके नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, तो जो x एक्सिस है वो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 1 0 0। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x + 3/3 = y - 1/-1 इज इक्वल टू z - 5/-5 कट्स द xy प्लेन। ये हमें बताना है। अब कट्स द xy प्लेन का जो z का कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इन सब तीनों को इक्वल टू k के इक्वल रखो, वहाँ से x y z की वैल्यू निकालो, z के जो z का एलिमेंट उसको इक्वल टू 0 रख के k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू वापस प्लॉट कर दो, आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 0 0 0, जो कि ओरिजिन है आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें क्या कहता है कि probability of A and B solving a problem independently are 1/3 and 1/4। एक तो इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी है वो PA डॉट PB होती है। फिर इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। प्रॉब्लम इज सोल्व्ड वाले केस में हम क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो जिसमें ना ए से सोल्व होता है ना बी से, तो इसलिए 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नॉट बी इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इन दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 माइनस पी ए करके, पी बी नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 माइनस पी बी करके, पी और पी बी हमें गिवन है, सोल्व कर तो आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16th में द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन पर्टिकुलर डे इज 50%, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली ऑन फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक, 4 days ही हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखो, पी ए 50% है, तो इसका मतलब रेन होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और नहीं होने की भी 1/2 होगी। ओनली 4 days, टोटल डेज होते हैं हमारे पास 7, 4 day होती है इसलिए 1/2 की पावर 4, और 3 days नहीं होती है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 3, इन दोनों का सॉल्यूशन करके 1/2 की पावर 7 हो जाएगी, जो 1/128 आएगी। इसके बाद आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर ये कहता है एन आर्किटेक्ट डिजाइन ए बिल्डिंग फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर region with semicircular ends having a perimeter of 200 meter as shown given। यानी कि ये फिगर दे रखा है, ये आपके पास डायमेंशंस, ये x लेंथ दे रखी है, ये y/2 रेडियस दे रखी है, ठीक है, ये रेडियस y/2 है तो ये भी आपके पास y/2 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है, और ये नीचे भी y/2 होगा, उसी तरह से ये भी y/2, ठीक है। अब इसके हर पार्ट को देखिए क्या है। पहले पार्ट में क्या कहता है कि इफ x एंड y रिप्रेजेंट्स द लेंथ, कि x और y रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, देन द रीजन रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इज, अब वेरिएबल के बीच का रिलेशन क्या होगा। इसके लिए देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन जो होता है, पहले तो बात ये कि जो पेरीमीटर होता है वो हमें 200 गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई 2x, तो इसलिए क्योंकि भाई आपके पास पेरीमीटर, ये टोटल जो सर्कल पूरा कंप्लीट बनेगा ये निकालना है हमें, ये x है और ये x है, ये दोनों ऐड हो गए 2x। उसके बाद सेमी सर्कमफ्रेंस प्लस सेमी सर्कमफ्रेंस यानी कि डबल हो जाएंगे, तो 2 इंटू में सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr/2, इसलिए क्योंकि सेमी सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो 2 लिखा, इंटू में 2πr/2, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। रेडियस जो है वो हमारे पास y/2 है,
तो y/2 लिख करके 2 से 2 कैंसिल, सोल्व होकर के आपके पास यहाँ पे 2x प्लस पाई वाई इक्वल टू 200 जो कि रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। लेकिन अभी फर्स्ट पार्ट में तो रिलेशन आ चुका आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या पूछते हैं वो देख लीजिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज, अब सिर्फ एक्स के फंक्शन में शो करना है एरिया को। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है x इंटू वाई, यहाँ पे y की वैल्यू पहले वाले रिलेशन से फाइंड आउट करो और यहाँ प्लॉट करके आंसर आ जाएगा आपके पास, जो ए आंसर कहलाएगा। फिर थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछते हैं, थर्ड वाले में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया इज, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। जो भी फंक्शन आया था, यानी कि ये फंक्शन आया, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा, वहाँ से x की वैल्यू 50 आ गई। फिर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, नेगेटिव आने का मतलब आपके पास एरिया इज मैक्सिमम, यानी कि जो fx है फंक्शन वो मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू 50। मैक्सिमम एरिया ऑफ a जो है f50 कहलाएगा, यानी कि जो फंक्शन है उसके अंदर x की जगह पर 50 रख दो, मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। फोर्थ जो पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट में कहता है कि द सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इंक्लूडिंग द सेमी सर्कल एंड्स। फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी, कि भाई अगर हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या रखें कि एरिया मैक्सिमम हो जाए। उसके लिए आप देखो ध्यान से, एरिया इंक्लूडेड सेमी सर्कुलर एंड्स। अब तक तो क्या था कि वो जो फंक्शन था एरिया वो किया था, अब हमें सेमी सर्कुलर एंड्स भी ऐड करने हैं। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसके अंदर डबल कर दो पाई आर स्क्वायर करके और अपॉन में हाफ, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि दोनों तरफ सेमी सर्कल थे, दोनों को मिला करके सिंप्लीफाई करके ये फंक्शन आ गया। इसके अंदर जो y की वैल्यू हम पहले रिलेशन से निकाल चुके थे वो प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जो फंक्शन बनेगा उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखोगे तो आप देखोगे x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 0 ही आपका आंसर होगा। जब x को 0 रखेंगे तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जब x 0 होगा तो y क्या आएगा, y आपके पास 200 अपॉन पाई आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और जब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव यानी कि इसका सेकंड डेरिवेटिव -2 अपॉन पाई आएगा, जो कि नेगेटिव है। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब है एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 200 अपॉन पाई। अब मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो मेन आपका फंक्शन था यानी कि एरिया, यानी कि एक्स वाई प्लस में पाई वाई स्क्वायर बाई 4, इसके अंदर x और y दोनों की वैल्यू पुटअप कर दो, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एक्स्ट्रा एरिया भी पूछा इसने गारंटेड, फिफ्थ वाले पार्ट में एक्स्ट्रा एरिया के लिए आप क्या करोगे कि जो ये एरिया निकला सेमी सर्कल के लिए, उसमें से वो जो रेक्टेंगुलर वाला एरिया था वो माइनस कर देना, डिफरेंस आ जाएगा। जो डिफरेंस होगा वो आपका आंसर होगा। यानी कि एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड का मतलब है कि ये जो एरिया है वो सेमी सर्कुलर एंड्स का यूज करके है और ये विदाउट है, दोनों का डिफरेंस कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि भाई tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस में sin x, जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो cos x का फॉर्मूला जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos को sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इस sin x को मैं लिख सकता हूँ cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब tan इनवर्स एज इट इज sin थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और यहाँ पे थीटा ये है, इसका हाफ करोगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और cos में भी पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई 2। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला आता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 लिखा, sin स्क्वायर लिखा और जो एंगल है उसका हाफ कर दिया। tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर सोल्व करके साइन से साइन कैंसिल, पावर कैंसिल हो गई, कोस अपॉन साइन कोट हो गया, लेकिन tan इनवर्स से कोट कैंसिल हो नहीं सकता, इसलिए इस कोट को हम tan में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा करके, पाई बाई 2 में से ये माइनस हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा।
10 से tan इनवर्स हट गया, π/2 माइनस π/4 π/4 ही आता है, π/4 प्लस x/2 आपका आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 20th है, 20th क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है if A is a square matrix of order 3 such that A square equal to 2A then find the value of determinant of A। यानी कि A square equal to 2A गिवन है, हमें determinant of A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A square equal to में 2A, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, इधर सिर्फ A बच जाएगा, डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट लेने का डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अब जो भी ऑर्डर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि जो भी ऑर्डर होगा डिटर्मिनेंट से बाहर लेने पे वो उसकी पावर बन जाएगा। ऑर्डर है 3/3, तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 आ गई, 2 की 3, डिटर्मिनेंट ऑफ i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा 1 होता है, इसीलिए फाइनल आंसर आपका 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उसमें ये कहते हैं कि भाई 20 का फर्स्ट पार्ट तो मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट में कहता है कि a इज इक्वल टू 3, 1, -1 और 2, ये वेरीफाई करना है कि इक्वल टू 0 है, और फाइंड a इनवर्स ऑल्सो। तो पहले तो वही है भाई, a गिवन है, a स्क्वायर का मतलब a डॉट a निकालो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके, फिर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i के अंदर a स्क्वायर a और आइडेंटिटी के मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दो, इक्वल टू 0 आ जाएगा। a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखो, जो गिवन इक्वेशन थी उसको हम प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स कर देंगे। प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब पहले लिखेंगे हर जगह पे ए इनवर्स को, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए और 7 ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए आ जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा क्योंकि ए इनवर्स और ए हट करके आइडेंटिटी आ जाता है, ये 7 ए इनवर्स। अब इस इक्वेशन के इक्वल टू में क्या था 0, तो ए इनवर्स लेफ्ट में रखो, बाकी हर टर्म को राइट में लेके जाओ, तो 7 ए इनवर्स एज इट इज, ये a उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5 जो है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और जो 7 मल्टीप्लाई में वो अपॉन में जा करके, अब इसके अंदर आइडेंटिटी और a की वैल्यू डाल दो, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस पोर्शन में मैंने पहले सारे MCQs जो थे आपके 20 मार्क्स वाले वो मैंने कर दिए, जिसमें केस स्टडी भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद वाले क्वेश्चन है वो मैं सोल्व करूँगा, वेट करिए आप।